नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। 7 का समीकरण शुरू करते हैं। केवल 4 महीने का इंतजार अब और है और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर से चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखा रहा है। खबरों की वही धार है, वही रफ्तार है, पर अलग होगा हर खबर का अंदाज। कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, आपको दिखाएंगे। किसकी कैसी तैयारी है और कौन किस पर भारी है, ये आपको बताएंगे। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला है, वो समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं, तो सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। शुरुआत करते हैं यूपी चुनाव के सबसे बड़े रण की। 7 का समीकरण। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ तैयारी शुरू कर दी और इसी कड़ी में आज एक बार फिर कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद 2017 में मिली करारी हार से सबक लेते हुए अखिलेश यादव इस बार बड़े दलों के बजाय छोटे दलों और दूसरे दलों में मजबूत छत्र पर रहे नेताओं को सपा में शामिल कराना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में अगला नंबर बसपा के दिग्गज नेताओं में रामअचल राजभर और लालजी वर्मा का है, जो 7 नवंबर को अंबेडकर नगर में होने वाली अखिलेश यादव की रैली में सपा में शामिल हो जाएंगे। आज भी अखिलेश यादव ने बस्ती के पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्र्यंबक नाथ पाठक को सपा की सदस्यता दिलाई, जो 2017 विधानसभा चुनाव के बाद सपा छोड़कर भाजपा में चले गए थे। वहीं छोटे दलों के साथ लाने की रणनीति के तहत आज अखिलेश यादव ने एक और दल आदिम समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और इस मौके पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुनवाते हैं। जैसा कि आपके सामने अभी बहुत ही वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी में रहे, मंत्री रहे और लगातार जनता के बीच में सेवा करते रहे। लगातार वो सदन में गरीबों की, पिछड़ों की और जिन्हें आज़ादी के बाद अभी भी हक और सम्मान नहीं मिल पाया, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लालजी वर्मा जी और रामअचल राजभर जी, इनका सहयोग और समर्थन मिला है तो आज महंगाई है, बेरोजगारी है और लगातार लोगों के साथ अन्याय हुआ। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए झूठ के फूल खिलाए जा रहे हैं और झूठ के फूल खिलाएंगे ये लोग। जनता इस बार सावधान है और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज़्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार बना दे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है उसे बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसीलिए तमाम दलों के जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज लालजी वर्मा और रामअचल राजभर समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अखिलेश यादव को 7 नवंबर को वो जो जनसभा अंबेडकर नगर में करने वाले हैं उसके लिए निमंत्रण दिया। अखिलेश यादव ने उनके निमंत्रण को स्वीकार भी किया है। लालजी वर्मा और रामअचल राजभर बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं और अब 7 नवंबर को वो अंबेडकर नगर में एक जनसभा करेंगे और वहीं समाजवादी पार्टी के साथ आने का ऐलान करेंगे। कैमरा से जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सिर्फ बड़ी पार्टियां ही नहीं बल्कि छोटे छोटे दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज संपूर्ण क्रांति दल नाम की पार्टी ने कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल में विलय का ऐलान किया है। आज प्रयागराज में अपना दल महासचिव डॉक्टर पल्लवी पटेल की मौजूदगी में संपूर्ण क्रांति दल के अध्यक्ष विनय कुशवाहा ने ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी का विलय अपना दल में करने जा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष विनय कुशवाहा ने अपने लिए एक सीट सुरक्षित करने की शर्त के बाद ये फैसला लिया। आपको बता दें कि संपूर्ण क्रांति दल नाम की ये पार्टी भले ही कभी सुर्खियों में नहीं रही, लेकिन यूपी और बिहार में कुछ जिलों में इस दल का संगठन काफी मजबूत हो चुका है। पिछले बिहार चुनाव में पार्टी ने 15 सीटों पर भाग्य आजमाया था।
हमने संपूर्ण क्रांति दल का विलय करने का निर्णय लिया। अपना दल कमेरावादी, जो कि राजमाता कृष्णा पटेल के नेतृत्व में और डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में चल रहा है। चूँकि यहाँ पे मैंने कुछ दिनों से ऑब्जर्व किया कि ये पार्टी पूरी तरह से पुराने विचारों पर वापस आ गई है। संपूर्ण क्रांति दल को अलग से कोई संगठन बनाने की और अलग से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सारे मुद्दे हैं ये पार्टी खुद लड़ रही है, तो मैंने फिर से वापसी करने का निर्णय लिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है विनय कुशवाहा जी क्योंकि अपना दल की नीति और रीति के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और पुनः अगर उन्होंने एक पार्टी होते हुए भी ये निर्णय लिया है कि माता जी के नेतृत्व में पार्टी को ज्वाइन करना है उन्हें, तो उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जो उनका नेता, जो कार्यकर्ता जिसको छोड़ के वो गए थे, उस पुराने घर में उनका वही सम्मान, उनकी वही जो एक समर्पण था वो बना रहेगा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने और अपने पक्ष में माहौल बनाने का दौर जारी है और देखते हैं चुनाव से पहले किसे बदला पाला और आज क्या रहा चुनाव का बड़ा दांव। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के परपोते और मिर्जापुर की मड़ियान सीट से पूर्व कांग्रेस विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस छोड़ने के 1 महीने बाद सभी कयासों को धता बताते हुए आज तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। आज बंगाल के सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में ललितेश पति त्रिपाठी ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले ली। हालांकि कांग्रेस से इस्तीफे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि ललितेश पति त्रिपाठी सपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ललितेश पति ने तृणमूल को चुना। दरअसल बंगाल में भाजपा को हराने के बाद ममता बनर्जी ने अब भाजपा के खिलाफ व्यूह रचना करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए ममता बनर्जी को अखिलेश यादव का भी साथ मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अखिलेश यादव यूपी विधानसभा की कुछ सीटें तृणमूल कांग्रेस के लिए भी छोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं भी पहचानती हूँ कि मैं भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे दिन गया, बहुत सारे जगह गया। हमारा जैसा एक एड्रेस है, हम इंडियन हैं, लेकिन हम जन्म लिया है बंगाल में। ऐसे राजेश त्रिपाठी, ललित त्रिपाठी, ये लोगों ने इंडियन है लेकिन जन्म लिया है यूपी में। ये बराबर होता है, एक देश का बात होता है। और जो लोग ऐसा बात करते हैं डर के मर के और सिर झुका के बीजेपी का पास कि अभी तो प्रांतिक पार्टी है, हमारे गौरव है कि हर प्रांतिक प्रांत में हम जाएंगे और हमारा तृणमूल कांग्रेस को हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी चुनाव से पहले भगवान राम की शरण में पहुंच गए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या के दौरे पर पहुंचे, जहां पर सरयू तट पर उन्होंने आरती की। अरविंद केजरीवाल कल रामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन भी करेंगे, जिसे आम आदमी पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल से पहले उनके 2 सिपह सलाहकार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी अयोध्या जाकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। और अब खुद अरविंद केजरीवाल भी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भगवान राम के दर पर मत्था टेकने पहुंचे। अरविंद केजरीवाल भले ही सरयू आरती और रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच गए, लेकिन खुद अयोध्या के संतों ने केजरीवाल का विरोध किया। कल अरविंद केजरीवाल अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर जाने वाले, लेकिन इससे पहले हनुमानगढ़ी के संत राजूदास ने केजरीवाल के दौरे को लेकर क्या कहा, सुनिए। ये लोग चुनाव आते तिलक चंदन और अपना भेष कालनेमी वाला रूप दिखाने का कोई काम कर रहा है, वो केजरीवाल हैं। इसके नाते क्योंकि ये राम को अस्तित्व को जिसने नकारा और ये लाशों पे राजनीति करने वाले लोग कभी राम को अस्तित्व को नहीं माना, वो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि आ रहा है, जिनके लिए मुसलमान फतवा जारी करता था, मुस्लिम धर्म गुरुओं से ये अपने वोट के लिए बात करते थे। और आज जिस प्रकार से परिवर्तन आना, तो शुद्ध रूप से कालनेमी है और इनसे हिंदुओं को सावधान होने की जरूरत है। एक्सीडेंटल चुनाव हिंदू अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए मठ मंदिर का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले तो छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा की और अब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो किसी भी तरह की बीमारी में 10 लाख तक की सरकारी सहायता की जाएगी, यानी कि 10 लाख रुपए तक किसी भी तरह बीमारी में मुफ्त इलाज हो सकेगा। अब सवाल यह है कि इस मुफ्त बांटने वाली पॉलिटिक्स का कांग्रेस को कितना फायदा होने जा रहा है।
पहले मुफ्त स्मार्टफोन और मुफ्त स्कूटी का वादा, अब 10 लाख तक मुफ्त इलाज का चुनावी वादा। यूपी के सत्ता संग्राम में कैसे बाजी मारी जाए, कांग्रेस ने इसकी तैयारी लगता है पूरी कर ली है। इसलिए तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बार बार ट्वीट के जरिए मुफ्त वाला चुनावी पासा फेंक रही हैं। आज सुबह फिर से प्रियंका ने यूपी की जनता को मुफ्त इलाज वाला अमली जामा पहनाया। प्रियंका ने ट्वीट किया, कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी। सस्ते व अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बीमारी, मुफ्त होगा 10 लाख तक इलाज सरकारी। प्रियंका ने इससे पहले 21 अक्टूबर को यूपी की छात्राओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का वादा किया था। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा था, कल मैं कुछ छात्राओं से मिली, उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने व सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। यूपी के चुनावी दंगल में कांग्रेस का जनाधार कमजोर नजर आ रहा था, लेकिन प्रियंका के लगातार दौरे और कांग्रेस की प्रतिज्ञा से उन्होंने पार्टी में एक नई जान फूंक दी है। चुनावी वैतरणी पार करने के लिए कांग्रेस ने प्रतिज्ञा यात्रा भी शुरू की है, जिसका आज तीसरा दिन है और इसकी शुरुआत करते हुए खुद प्रियंका ने 7 प्रतिज्ञा ली थी, जिसकी घोषणा खुद प्रियंका ने की। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। कांग्रेस ने तो मुफ्त की घोषणाओं के जरिए अपनी चुनावी वैतरणी पार करने की तैयारी कर ली है, लेकिन अभी दूसरी पार्टियों का घोषणा पत्र आना बाकी है, जिसमें देखना होगा कि जनता को मुफ्त का और क्या क्या इनाम मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात करेंगे सिद्धार्थनगर और वाराणसी में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की, जहां उन्होंने एक बार फिर पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर पूर्वांचल के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने सिद्धार्थनगर और वाराणसी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये एक हफ्ते में पीएम मोदी का दूसरा पूर्वांचल दौरा है, जिसके बाद पूर्वांचल में सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। हर हर महादेव। पावन धरती सिद्धार्थनगर में हम आप सभा का प्रणाम करित है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की किलेबंदी मजबूत करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पूर्वांचल के दौरे पर थे। अपने दौरे में पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विकास योजनाओं का तोहफा दिया। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में मुझे उत्तर प्रदेश को 9 नए मेडिकल कॉलेज भी देने अर्पण करने का सौभाग्य मिला है। इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, ऐसे समाज के सब वर्गों को बहुत फायदा होगा। वाराणसी में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना समेत
करीब 5200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। ये एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा पूर्वांचल दौरा है। वाराणसी में पीएम मोदी ने विपक्ष, खास तौर पर सपा पर पूर्वांचल की बदहाली का आरोप लगाया। जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दरअसल 2022 चुनाव से पहले भाजपा ने अपना पूर्वांचल पर पूरा जोर लगा दिया है और पूर्वांचल में लगातार विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, क्योंकि अकेले पूर्वांचल में यूपी की करीब 33% यानी करीब 130 से ज्यादा सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने अकेले पूर्वांचल में 105 से ज्यादा सीटें हासिल की थी। अपना वही प्रदर्शन दोहराने के लिए भाजपा ने अपना ध्यान पूर्वांचल पर केंद्रित कर रखा है। इसी के चलते एक हफ्ते में पीएम मोदी दूसरी बार पूर्वांचल के दौरे पर आए हैं। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिना नाम लिए विरोधियों, खासतौर पर अखिलेश यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद अखिलेश ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। पीएम मोदी की ओर से सपा और अखिलेश यादव के कार्यकाल पर भ्रष्टाचार के आरोप पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपी की मौजूदा सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग का आरोप लगाया गया है। दरअसल आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर में अपनी रैली के दौरान बिना नाम लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि 2017 में यूपी में 24 घंटे भ्रष्टाचार की साइकिल चलती रहती थी। पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है और साइकिल से तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए परेशानी है कि न साइकिल पे डीजल चलता है न पेट्रोल चलता है। तो जो डीजल पेट्रोल समाजवादी लोग साइकिल चलाएंगे तो नहीं लेंगे, तो मुनाफा किसको मिलेगा? कि जो डीजल पेट्रोल है उसका आखिरकार मुनाफा कहाँ जा रहा है? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कम था तब भी जनता से वसूल रहे थे पैसा, तब भी मुनाफा वसूला जा रहा था।